we are going to study about the pollution of air and water. So the question is, what do you mean by the pollution? The change in the original composition of anything which can cause the bad effect or which can change the original composition of the substance and bad effect on the human being is called the pollution. ऐसा चेंज किसी भी चीज के कंपोजिशन में, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, जिससे कि उसका ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज हो और वो हार्मफुल बने किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। हाँ, ओरिजिनल कंपोजिशन में चेंज आए और वो नुकसानदेह हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस चीज को आप पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल कहते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हवा और पानी किस तरीके से खराब हो रहा है। अब इसमें आपको बताइए कि दो बच्चे हैं, आपकी जो साइंस की बुक है उसमें पूरा उनके ही टाइप से ही इसमें बताया गया है कि वो बड़े एक्साइटेड हैं किस बात को जानकर कि जो अपना ताजमहल है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन वो बड़े परेशान भी हो गए इस बात को जान के कि ताजमहल की जो खूबसूरती है वो खराब हो रही है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से खराब हो रही है। अब वो किस लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है कि हमें ऐसी कोई चीज़ पता चल जाए जिससे कि हम एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ताजमहल यहाँ का खराब हो रहा है। हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा खराब हो रहा है। पहले ज़माने में जो हमारे एल्डर बताते थे कि जिस तरह का हवा और पानी था, आज हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कॉन्टेमिनेटेड यानी कि खराब हो रही हैं। मीडिया मुस्तकिल रिपोर्ट दे रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी जो है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है और इसके बहुत ज़्यादा असर पड़ रहे हैं एयर और वाटर पर, और जिसकी वजह से हमें कई किस्म की डिजीज हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज। ये बहुत खतरनाक बात है कि ऐसा टाइम बहुत जल्द आने वाला है कि हमको फ्रेश एयर और वाटर अवेलेबल ना होगा। इस चैप्टर में आपको इसी से रिलेटेड कंसर्न मैटर जो है वो पढ़ाए जाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, एयर पोल्यूशन। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, एयर पोल्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important air is to us. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि हम कुछ समय तक बिना खाने के तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि एयर जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, while burning about 78% is nitrogen, 21% is oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapors are also present in the small quantities. एयर जो है आपको अच्छी तरह से पता है कि किसका मिक्सचर है, अलग
अलग गैसेस का मिक्सचर है और उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट रहती है। Smoke is also found in the air and the quantity of the smoke present in the air had adverse effect. एयर के अंदर स्मोक भी प्रेजेंट होता है और कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, जिसकी वजह से एयर का कंपोजिशन डिस्टर्ब होता है। When air is contaminated by the unwanted substances which have harmful effect on both living and यही मैंने भी आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन पॉल्यूशन की बताई थी। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स रखे लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर, उसको आप पॉल्यूटेंट कहते हैं। और जब एयर में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, मतलब हवा कैसे खराब हो रही है या कैसे गंदी हो रही है। द सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेटेड द एयर आर कॉल्ड द एयर पॉल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को खराब करते हैं या गंदा करते हैं उसको आप एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। Sometimes such substances come from the natural sources like smoke and dust arising from the forest fires or volcanic eruption. कभी-कभी ये substances natural resource से आते हैं, जैसे कि smoke है, forest fire से आ रहा है, या dust forest fire से आ रही है, या ज्वालामुखी के फटने से आ रहा है। Pollutants are also added to atmosphere from the human activities. Atmosphere में pollutants जो है वो किससे भी ऐड होते हैं, इंसानों की एक्टिविटीज से भी होती है। The source of air pollution are factories, power plants, automobile exhaust and burning of the firewood and dumpings. और ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो सबसे ज़्यादा एयर को खराब करती है वो क्या होती है, सबसे पहले जो फैक्ट्रीज से निकल रहा है, ये सब काला धुआं निकलता है, आपने देखा होगा चिमनीज से फैक्ट्रीज की, और फायरवुड को जलाने से, काऊ डंग को जलाने से और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, ये जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये हवा को क्या करते हैं, खराब करते हैं। Many respiratory problems are caused by the air pollution. कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से होती है, एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। अब हम आपको एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ाना है। Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides and smoke. सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है, जो स्मोक व्हीकल्स होते हैं। और जो स्मोक्स का व्हीकल होता है, व्हीकल्स का जो स्मोक होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड किस वजह से बनता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ
आप सभी ने सर्दियों में एक फॉग की लेयर, आजकल खासतौर से कोहरा देखा होगा आपने, तो उसको आप क्या कहते हैं, जो लेयर आपको दिखती है उसको हम स्मोक कहते हैं। स्मोक किससे बनता है? स्मोक और फॉग दोनों से मिलकर स्मोक बन जाता है। स्मोक में नाइट्रोजन है जो कि दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन होकर और फॉग के साथ कंबाइन होकर स्मोक बना देती है। और स्मोक से कई सांस लेने की बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, कफ और ब्रीदिंग इन चिल्ड्रन। उसके बाद जो कारखाने हैं वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। और गैसियस जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो क्या है? गैसियस पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब निकालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पावर प्लांट्स में जब जलती है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे परमानेंट लंग डैमेज। अदर काइंड्स ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और हवा के अंदर जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम भी सुना ही होगा, CFCs, जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज की जाती है, एयर कंडीशनर में यूज की जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को डैमेज करती है। और आप सबको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और जो ओजोन लेयर है वो हम सबको इससे बचाती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और आप सभी ने ओजोन होल के बारे में भी सुना होगा कि जो हमारी ओजोन होल है, जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है। अब वो ओजोन लेयर के होल का जब सबको पता चल गया तो उसके बाद लेस हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाने लगे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो पेट्रोल और डीजल जलता है उनके जलने से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो हवा में प्रेजेंट हो जाते हैं, जो काफी लंबे समय तक अवेलेबल रहते हैं। अगर ये पार्टिकल्स हम अंदर सांस में ले लेते हैं तो इससे हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। और ये पार्टिकल्स इंडस्ट्रीज में से भी निकलते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, ये सब में से निकलते हैं। और कुछ पावर प्लांट से जहाँ पर से एश यानी कि राख निकलती है तो वो राख भी पूरे एटमॉस्फेयर में मिलकर पूरे एटमॉस्फेयर को खराब करती है। अब आपको केस स्टडी पढ़ाई जाएगी ताजमहल की।
2 decades मतलब 20 साल से ये बात सामने आई है कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट एट्रैक्शन ताजमहल था वो मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कोई कदम उठाने की ज़रूरत है हमें। इसीलिए एक्सपर्ट्स हैव warned that the pollutants in the air are discoloring its white marble, so it is not only the living organisms that get affected by the pollution of the air, but also the non-living things like buildings, monuments, and statues also get affected. तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या बताया कि जो उसका कलर है, आप सभी को पता है कि ताजमहल काय का बना है, वाइट मार्बल का बना है और उसका कलर खराब हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये बताया, तो हाँ उसका कलर खराब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इससे हम किस नतीजे पे पहुँचे कि एयर पोल्यूशन सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बिल्डिंग वगैरह के लिए भी हार्मफुल है। जो इंडस्ट्रीज ताजमहल के आसपास लगी हुई है, जैसे कि रबर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द pollution of the air, because all these industries produce the pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide. These gases react with water vapors present in the atmosphere and form the sulfuric acid and nitric acid. When these acids drop on the with the rain, making the acid rain, this is called acid rain corrodes the marble and monuments. हमने आपको 7th क्लास में भी पढ़ाया था कि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड और उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल जो प्रेजेंस है वो वाटर पेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेते हैं, और जब बारिश आती है तो फर्स्ट रेन के साथ ये जमीन पे गिरते हैं और उसको ये एसिड रेन कहलाती है। और ये जितने मोनूमेंट्स हैं वाइट उनको कोरोड करते हैं यानी खराब करते हैं। जैसे कि ताजमहल के ऊपर ये वाली एसिड रेन हुई तो उसका रंग पूरा खराब हो रहा है, वाइट मार्बल जो है वो रेड हो रहा है, और जितने भी ये सब चीज़ें हैं इनको नुकसान पहुँचाते हैं। द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड द मार्बल कैंसर, और जब मार्बल का रंग खराब हो रहा है तो इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, मार्बल कैंसर का नाम दिया गया है। खास तौर से मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो सूट पार्टिकल्स निकलते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइट मार्बल के पीलेपन के लिए। ताजमहल में जो पीलापन आ रहा है, नहीं तो एकदम सफेद था, जो पीलापन आ रहा है वो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से आ रहा है। The Supreme Court has taken the several steps to save the Taj. It has ordered the industries to switch to cleaner fuels like CNG and LPG. सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इंडस्ट्रीज को वार्न कर दिया है कि वो लेस पॉल्यूटेंट मटीरियल्स का यूज़ करें, जैसे कि CNG और LPG का यूज़ करें, जिससे कि पॉल्यूशन कम फैले। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ताज जोन से पहले ही जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उनको रोक दिया जाए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की पॉल्यूशन से भी ताजमहल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े।
our next topic is greenhouse effect. Global warming. All of us know that the sun's ray warm the earth's surface. जमीन को गर्म कौन करता है? सूरज की किरणें ही गर्म करती हैं. A part of radiation that falls on the earth is absorbed or remaining, or some part is reflected back into the space. A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. अब कुछ हिस्सा जो है उसका एटमॉस्फेयर जो जमीन में वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस में. ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है इनको भी एटमॉस्फेयर कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है जो बाद में जमीन को गर्म रखते हैं. और ये जो ट्रैप्ड रेडिएशन है वो ग्रीन हाउस की तरह है. तो इसलिए उनको जैसे कि नर्सरी में जो सन रेज है उनको सन हीट को अंदर तो आने दिया जाता है लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जाता. तो इन बात ये जो ग्रीन हाउस है उसको गर्म करते हैं. तो ग्रीन हाउस को गर्म करते हैं. इसी तरह से जो ट्रैपिंग रेडिएशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं और ये ग्रीन हाउस से सिमिलर है. तो इसलिए इसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं. और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. लेकिन आजकल ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो लाइफ के लिए भी थ्रेटन्स बना हुआ है. ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो है वो इसको इफेक्ट कर रहे हैं. आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स. बट एक्सीस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड present in the air make it pollutant. और सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट भी है और प्लांट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट जिंदा ही नहीं रहेंगे. जब प्लांट
जो प्लांट से या फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं और अपन लोग अपनी एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एयर में घट जाता है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट ही घट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी ही एटमॉस्फेयर में, और तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको स्पेस में वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो दूसरी गैसेस जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब भी इसी लाइन में इफेक्ट डाल रही है और इसका बढ़ावा दे रही है। तो ये सारी गैसेस भी क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग वो पूरी दुनिया के लिए क्या बन गया है, एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है और कई कंट्रीज ने तो कदम भी उठा लिए हैं और एग्रीमेंट बना लिए हैं कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो वही एग्रीमेंट है जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम प्रोड्यूस करने के बारे में जो है वो एग्रीमेंट बनाया गया है। और हम सभी को पता है कि जो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। What can be done? अब एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, अब आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ गया था कि मतलब पूरी एयर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, वो पोल्यूशन के फ्यूम से भर गई थी। तो वहाँ पे क्या फैसला हुआ कि वो क्या करेंगे कि कौन सा वाला फ्यूल यूज़ करेंगे, CNG फ्यूल यूज़ करेंगे और अनलेटेड पेट्रोल यूज़ करेंगे, जिसके नतीजे में हवा जो है वो शहर की कैसी साफ सुथरी हो। जो गवर्नमेंट रेगुलरली हर जगह की एयर की क्वालिटी का मॉनिटरिंग कर रही है और उन डाटा के हिसाब से भी कदम उठाया जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस लाई जा रही है कि आपकी हवा में इतना पोल्यूशन है और आप इसके लिए कोई कदम उठाएं। हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमको फॉसिल फ्यूल के मुकाबले कुछ दूसरे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कम से कम एयर पोल्यूटेड हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी, मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना चाहिए। हमारी थोड़ी सी मेहनत या हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है, जो कि हम सब मिलकर करेंगे, वो हमें
We can plant trees and nurture to one's already present in the neighborhood. अपने आसपास अपने मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, नर्सरी बनाइए। और वन महोत्सव के बारे में आप सभी को पता है कि जुलाई में हर साल हजारों ट्रीज लगाए जाते हैं। और जो सूखी पत्तियां हैं उनको जलाकर जो पोल्यूशन फैलता है जिससे आपके कफ हो सकता है और बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। उसके मुकाबले आप सूखी पत्तियों को ना जलाकर उनको कंपोस्ट बनाएं यानी कि खाद बनाएं। आपकी ज़रा सी पहल जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और आपका इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन से बचेगा। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो पेड़ पौधे लगाएं।